आज हम बात करने वाले हैं राधिका यादव मर्डर केस के बारे में। क्यों एक 25 साल की सक्सेसफुल टैलेंटेड टेनिस प्लेयर को उनके पिता के द्वारा हत्या किया जाता है। क्या इस केस में कुछ मजबूरी थी या और कुछ? इस केस के कुछ डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। डेट था 10 जुलाई, जगह था गुड़गांव। घटना के दिन राधिका सुबह के 10 बजे किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। वो बिल्कुल अनजान थी क्या उसके साथ होने वाला था। उस टाइम में घर में सिर्फ 3 लोग थे, राधिका के पिता दीपक यादव और उनके माता और राधिका। उनके भाई को दूध लाने के लिए बाहर भेज दिया गया था। उस दौरान राधिका किचन में थी, जहां पर दीपक यादव ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से 5 राउंड राधिका के ऊपर फायर की, जिससे 4 गोली राधिका को लगी, 3 बैक में और 1 शोल्डर में। गोली की आवाज सुनकर कुलदीप यादव आए, जो कि राधिका के अंकल थे। उन्होंने राधिका यादव को देखा, जो कि गोली की वजह से सफर कर रही थी, और दीपक यादव को रिवॉल्वर के साथ देखा। उस समय घर में मंजू यादव भी थी, राधिका के माता, जिन्होंने ये बयान दिया कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वो इंसिडेंट के टाइम में वहां नहीं थी। इस बात से ये लगता है कि उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश में चुप रहना ही सही समझा। घटना से पहले दीपक यादव ने अपने बेटे को दूध लाने के लिए बाहर भेज दिया था, ताकि बड़ी आसानी से वो अपने काम को अंजाम दे सके। फिर पड़ोसियों के सूचना के हिसाब से पुलिस ने राधिका के पिता को अरेस्ट किया। राधिका को बचाने की कोशिश में पास के हॉस्पिटल में उसको लाया गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से राधिका की मौत हो गई थी। तो आखिर हत्या का कारण क्या था? क्यों एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या किया? पुलिस के अनुसार दीपक यादव अपनी बेटी की टेनिस एकेडमी से खुश नहीं थे। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि खुद दीपक यादव ने ही उस एकेडमी को बनाने के लिए राधिका को सपोर्ट किया था। दीपक यादव के अनुसार जब वो दूध लाने के लिए अपने गांव वजीराबाद जाया करते थे, तभी लोग उनको बोला करते थे कि वो अपने बेटी की कमाई से रह रहे हैं। उसके पिता ने कई बार एकेडमी को बंद करने के लिए राधिका को बोला था, लेकिन हर बार उसने ये बात मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आफ्टर इंजरी यही एक ड्रीम था राधिका का, जिसको वो पूरा कर रही थी। इस एकेडमी की वजह से वो बहुत सारे बच्चों को टेनिस की तरफ अपनी इच्छा दिखाने के लिए मदद कर रही थी। स्टार्टिंग में एक र्यूमर बहुत वायरल गया, जहां पर एक रीजन दिया गया था। 2023 में राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो बनाई थी, फिर इसमें एक लव एंगल को भी ऐड कर दिया गया, क्योंकि राधिका के फैमिली को सोशल मीडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब हम राधिका यादव के कैरियर और लाइफ के बारे में कुछ बात करेंगे। वो आखिर में कौन थी, उसके अचीवमेंट और उसका टैलेंट क्या था। राधिका का जन्म 23 मार्च 2000 को हुआ था, गुड़गांव में। वो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की अंडर 18 रैंकिंग में 75 और फीमेल सिंगल में 35 रैंक में थी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में वो 1999 सिंगल और 113 डबल में थी। वो टेनिस के साथ साथ कॉमर्स में भी ग्रेजुएट थी। शोल्डर इंजरी की वजह से उसको टेनिस छोड़नी पड़ी और बिना रुके फिर से एक नई शुरुआत की कोशिश में उसने टेनिस एकेडमी खोली। राधिका यादव ने 2023 में
नेशनल गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया था। पुलिस ने राधिका के फ़ोन को भी देखा, जहां पर वो इंडिया से बाहर जाने के बारे में कुछ बोला था। राधिका के फ्रेंड हिमांशिका सिंह के कुछ स्टेटमेंट बाहर आई। उसके अनुसार दीपक यादव राधिका को कंट्रोल करना चाहते थे। उसको क्या पहनना चाहिए, सोशल मीडिया से दूर रहना, ये सब करने के लिए वो हमेशा उसको फोर्स करते थे। और ये जो हत्या हुई वो पहले से ही एक प्लानिंग था। 3 दिन पहले से ही वो प्लान कर रहे थे इसके बारे में। पुलिस ने इस केस को ओपन एंड शट केस बताकर उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि दीपक यादव ने कॉन्फेस कर लिया कि उन्होंने ही मर्डर किया था और उनको मर्डर वेपन भी मिल गया था। ये थी राधिका यादव केस की डिटेल्स। और यहाँ पर एक बात, बिना किसी वजह से एक लव एंगल क्रिएट कर देना और उसको मर्डर मोटिव की तरह दिखाना, ये सच में बहुत गलत है। और देखा जाए तो दीपक यादव ने राधिका को कंट्रोल किया था। वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, फ्री नहीं थी। ये किसी भी एंगल से सही नहीं लगता है, क्योंकि उसके पिता ने खुद उसको टेनिस प्लेयर बनाने के लिए मोटिवेट किया था। वो भी राधिका के साथ मेहनत करते थे। एक एकेडमी के लिए भी उन्होंने हेल्प किया। फिर भी गलत को कभी भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और एक बात, हमारे सोसाइटी में ये हमेशा से होता है और होता ही रहेगा अगर कुछ चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे तो। ऐसा होता है कि कोई वीक है या हमारे कंट्रोल में है, तो उसको हम अपनी बात, अपना डिसीजन सब थोप देते हैं, जिससे कि अगर वो किसी भी तरीके से इग्नोर करे तो हमारे ईगो पर वो बात आ जाती है और फिर एक डार्क रियलिटी को उस इंसान को फेस करना पड़ता है, जैसे कि हत्या हो, जबरदस्ती हो या कोई भी टाइप का अपराध उनके साथ होता है। तो ये सब माइंडसेट चेंज करना चाहिए। किसी के ऊपर अपना डिसीजन को थोप देना वो कभी भी सही नहीं होता है, आपके लिए और नेक्स्ट पर्सन के लिए भी, जो कि कितना सहेगा आपके बात को। क्योंकि किसी की बात को सुनना, अपने लाइफ में अप्लाई करना, ये एक हद तक ठीक है, पर इतना नहीं है कि पूरी तरह ही उस बात को बिन चाहे अंधों की तरह बिलीव करना, ये कहीं से भी सही नहीं होता है। क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद हम लोग को पता चल जाता है कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है। तो खुद को भी कुछ प्रायोरिटी देना चाहिए और खुद का डिसीजन भी कभी-कभी लेना चाहिए। अगर आप एक सर्टेन एज लिमिट से ऊपर हैं तो। और आपको पता ही होगा, आज का युग कलियुग है। इसमें कोई भी पिता, बंधु, परिवार, भाई, बहन, कुछ भी कोई नहीं होता है। होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उन पर पूरा ब्लाइंडली बिलीव करो, ठीक है? उनकी बातें सुनना चाहिए, क्योंकि वो ही एक फैमिली होते हैं, परिवार होते हैं। सोसाइटी की भी बात सुननी चाहिए, ऐसा नहीं है, पर एक पीरियड तक सुनो। जो आपके लिए सही है उनको अपने लाइफ में अप्लाई करो और सबको ड्राफ्ट में डाल के भूल जाओ। और इस केस में राधिका के पिता ने अगर राधिका की खुशी को देखा होता, उसकी बातों को प्रायोरिटी दिया होता और उन जो लोग बोलते थे, कुछ चुनिंदा लोग जिनसे कि एक सोसाइटी का डेवलप होता है और उनसे ही बातें बनती है किसी का भी कैरेक्टर को असासिनेशन करने के लिए, तो उनको अगर सेकंड प्रायोरिटी दिया होता तो आज हमारे बीच एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर होती। उसका नाम होता राधिका यादव और उसके नाम के साथ उनके पिता का नाम भी हमेशा ऐसे ही जुड़ा रहता। पर
किस काम के लिए जुड़ा हुआ, ये सब बहुत ही हॉरिफिक है। तो ये थी केस। आई होप आपको अच्छा लगे और कोशिश जारी रहेगी मेरी तरफ से।